नमस्ते मित्रों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल हब ऑफ हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी में स्वागत है। आज हम लोग UGC नेट के पेपर 2 म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन के PYQ को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, जब सिलिका जेल नमी से सराबोर हो गया हो तो इसका रंग क्या होगा? When silica gel is saturated with moisture, its color becomes ऑप्शन ए नीला ब्लू, ऑप्शन बी गुलाबी पिंक, ऑप्शन सी काला ब्लैक, ऑप्शन डी सफेद व्हाइट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पिंक। पिछले सेट में भी हम लोगों ने देखा था कि जब सिलिका जेल मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेता है, वैसे कंडीशन में ऑब्जर्व करने के बाद वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, रेड लिटमस का उपयोग किस लिए होता है? रेड लिटमस इज यूज टू ऑप्शन ए क्षार का पता लगाने के लिए आइडेंटिफाई एल्कलिनिटी, ऑप्शन बी अम्ल का पता लगाने के लिए आइडेंटिफाई एसिडिटी, ऑप्शन सी नमी की मात्रा को मापने के लिए मेजर मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्शन डी प्रदूषक तत्वों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए क्षार का पता लगाने के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब पेपर होता है, अगर उसको किसी सॉल्यूशन में डालते हैं और वो रेड से ब्लू हो जाता है तो वो हमारा सॉल्यूशन एल्कलाइन हो जाएगा या बेसिक हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। जबकि वही ब्लू से रेड हो जाता है वो लिटमस पेपर, तो वो एसिड की बात जानकारी दे कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है। जबकि नमी का मात्रा नापने के लिए हम लोग मॉइस्चर मीटर का प्रयोग करते हैं, या कह सकते हैं कि कभी कभी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर का भी प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, संग्रह भंडार में वातानुकूलन व्यवस्था कब होनी चाहिए? एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज इन कलेक्शन स्टोर शुड बी ऑन केवल कार्यकाल के दौरान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ओनली, ऑप्शन बी केवल रात्रि के समय ड्यूरिंग नाइट टाइम ओनली, ऑप्शन सी जब अपेक्षित हो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ऑप्शन डी चौबीसों घंटे। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। एयर कंडीशनिंग सिस्टम का या एसी सिस्टम का कलेक्शन स्टोर में दो रूल होते हैं, या तो एसी चलेगा तो 24/7 चलेगा या तो नहीं चलेगा। तो ये कंडीशन, इस प्रकार इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, संग्रहालय संग्रहों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हानिकारक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्मफुल टू म्यूजियम कलेक्शन? हानिकारक नहीं है पूछ रहा। ऑप्शन ए यूवी लाइट, ऑप्शन बी दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट, ऑप्शन सी इंफ्रारेड लाइट, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब देखा जाए तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन डी। बाकी ये सेकेंड लाइट, विजिबल लाइट, यूवी लाइट और विजिबल लाइट और इंफ्रारेड तीनों ही वस्तु के लिए या प्रदर्श के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। इसलिए इस प्रकार से देखा जाए तो ये तीनों लाइट हार्मफुल हैं, तो इसलिए इसका जवाब सही जवाब होगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, फोजिल जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फोजिल इज कॉल्ड, ऑप्शन ए जियोलॉजी, ऑप्शन बी पैलियोंटोलॉजी, ऑप्शन सी जियोग्राफी, ऑप्शन डी मिनरोलॉजी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जियोलॉजी। देखा जाए तो जितने जो अर्थ की जानकारी बोला जाए तो पृथ्वी के क्या मिनरल्स है, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोडक्ट्स है, क्या इसका फिजिकल नेचर है, ये सारी चीज़ की जानकारी हमें जियोलॉजी में पता चलती है। जबकि पेंटियोलॉजी में हमें फॉजिल और जीवाश्म की जानकारी पढ़ने को मिलता है। जबकि जियोग्राफी में देखा जाए तो यहाँ पर जितने जो लोग हैं उसके इन्वायरमेंट है और वहाँ के जगह के साथ उनका क्या रिलेशनशिप बनता है, ये सारी की जानकारी हमें जियोग्राफी में पढ़ने को मिलता है। जबकि मिनरोलॉजी में जो भी रॉक के अंदर मिनरल पाए जाते हैं उसका केमिकल, क्रिस्टल, इन्वायरमेंटल और फिजिकल फीचर्स की जानकारी हम लोग को मिनरोलॉजी में मिलता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6,
क्लोज परीक्षण को किसके मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त किया जाता है? क्लोज टेस्ट इज यूज्ड फॉर असेसिंग ऑप्शन ए मूल पाठ की सुवाच्यता, लीजिबिलिटी ऑफ टेक्स्ट, ऑप्शन बी मूल पाठ की सुपठ्यता, रीडेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट, ऑप्शन सी मूल पाठ की अधिग्रहणता, कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी ऑफ टेक्स्ट, ऑप्शन डी लेबलों का सौंदर्यबोधक रूप। इसका सही जवाब आता है ऑप्शन सी मूल पाठ की अधिक अर्थग्रहणता, कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी ऑफ टेक्स्ट। जबकि हम लोग जानते हैं कि रीडेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट के लिए हम लोग फ्राई टेक्स्ट का यूज करते हैं, जबकि मूल पाठ की सुवच्छता के लिए फ्लैश किनकैड रीडेबिलिटी टेस्ट की भी बात होती है। तो ये दरअसल इन दोनों में आता है, जबकि क्लोज टेस्ट का जो यूज है वो कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी ऑफ टेक्स्ट में यूज होता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, किसी वस्तु एवं उससे संबंध समस्त सूचना के बीच की कड़ी है। द लिंक बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑल एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन इज ऑप्शन ए क्रम संख्या सीरियल नंबर, ऑप्शन बी परिग्रहण संख्या एक्सेशन नंबर, ऑप्शन सी परिग्रहण पंजिका एक्सेशन रजिस्टर, ऑप्शन डी अनुक्रमणिका कार्ड। तो सीरियल नंबर उस वस्तु का सिर्फ नंबर बताता है कि ये किस नंबर पे है एक्सेशन रजिस्टर में। परिग्रहण संख्या जो है वो उस संख्या के आधार पर उस वस्तु की सारी जानकारी हमें एक्सेशन नंबर में मिलती है, इसलिए इस प्रकार इसका सही जवाब आता है ऑप्शन बी। परिग्रहण संख्या परिग्रहण पंजिका में ही होती है, और जबकि सीरियल नंबर उसका लिस्ट के नंबर में कि कितने वस्तुएं उसका एक लिस्ट नंबर होता है। और अनुक्रमणिका कार्ड जो इंडेक्स कार्ड होते हैं वो वस्तु का प्रदर्शन का स्थान कहाँ है और उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी देती है, जबकि समस्त सूचना की अगर जब जानकारी चाहिए तो हमें उसे एक्सेशन नंबर की ही आवश्यकता पड़ेगी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, पॉलीविनाइल एसीटेट को किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? पॉलीविनाइल एसीटेट इज यूज्ड एज ऑप्शन ए परिरक्षक लेप प्रिजर्वेटिव कोटिंग, ऑप्शन बी फफूंदीनाशक फंगिसाइड, ऑप्शन सी कीटनाशक पेस्टिसाइड, ऑप्शन डी सॉल्वेंट विलायक। तो हम लोग बात करें तो इसका सही जवाब आएगा परिरक्षक लेप के रूप में प्रिजर्वेटिंग कोटिंग। फफूंदीनाशक के लिए जबकि हम लोग थाइमोल का प्रयोग करते हैं, जबकि कीटनाशक के लिए हम लोग नेप्थेलिन की गोलियां का यूज करते हैं। जबकि विलायक के रूप में हम लोग एसीटोन या इथेनॉल का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, परिधानों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त विशेष युक्ति साधन को क्या कहते हैं? द स्पेशल डिवाइस इज डिस्प्ले कॉस्ट्यूम इज कॉल्ड ऑप्शन ए पोडियम, ऑप्शन बी कॉस्ट्यूम स्टैंड, ऑप्शन सी मैक्वीन, ऑप्शन डी हैंगर। इसका सही जवाब आता है ऑप्शन सी। पोडियम जो है वहाँ पे किसी चीज को रखने के लिए एक स्थान होता है, और अधिकतर ये हम लोग जब भाषण उसन देते हैं या कोई एक लेक्चर सीरीज होता है तो वहाँ पे एक वक्ता को एक जगह प्रदान किया जाता है, वो पोडियम कहलाता है। जबकि कॉस्ट्यूम स्टैंड में हम लोग परिधानों को वहाँ पे स्टैंड के रूप में उसको लगा के रखते हैं कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे लगी रहेगी। जबकि मैक्वीन में आप किसी मॉल वॉल में जाते होंगे तो किसी एक पुतले को कपड़ा उपड़ा पहनाया गया रहता है, दरअसल उसे ही मैक्वीन बोलते हैं। और हैंगर हम लोग कपड़ा टांगने के लिए जो भी एक इस टाइप का शेप का यूज करते हैं ये हमारा हैंगर कहलाता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, भीमबेटका गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका केव्स आर फेमस फॉर इट्स ऑप्शन ए शिवलिंगम, ऑप्शन बी जू रॉक, ऑप्शन सी गुफा शिलालेख केव इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन डी शैल आश्रय स्थल रॉक शेल्टर्स। इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी जू रॉक। भीमबेटका केव्स के एक ऐसा स्थान है जहाँ पे ढेर सारे चित्रों जानवरों के चित्रों का वर्णन मिलता है, और ये इसका सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध या फेमस स्थल है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। साइट म्यूजियम का संबंध किससे है? द टर्म साइट म्यूजियम इज एसोसिएटेड विथ ऑप्शन ए प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, ऑप्शन बी पुरातात्विक संग्रहालय आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम्स, ऑप्शन सी भू विज्ञान संग्रहालय जियोलॉजिकल म्यूजियम, ऑप्शन डी जनजाति संग्रहालय ट्राइबल म्यूजियम। इसका सही जवाब आता है ऑप्शन बी
आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम को ही साइट म्यूजियम बोलते हैं जब कहीं पर खुदाई होता है, एक्सकेवेशन होता है और वहाँ से मिलने वाले जितने जो पुरावस्तुएं होती हैं, अगर उसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो उसी जगह पर उसका एक साइट म्यूजियम बना दिया जाता है। जैसे कि अगर झारखंड में बोला जाए तो इटखोरी में खुदाई हुई और वहाँ पे जितने जो पुरावस्तुएं मिले उसी पुरावस्तुओं के लिए एक म्यूजियम बना दिया गया। तो इस प्रकार के संग्रहालय को साइट म्यूजियम कहते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, सी कोटि की आग को बुझाने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे नहीं को ध्यान रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग यू वुड नॉट यूज फॉर एक्सटिंग्विश सी टाइप ऑफ फायर। ऑप्शन ए शुष्क रसायन, ड्राई केमिकल। ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी फोम। ऑप्शन डी पानी, वाटर। तो सी कोटि की आग जो होती है उसके लिए पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार इसका सही जवाब आता है ऑप्शन डी। दरअसल अगर हम बात करते हैं कि आखिर ये सारे टाइप जो है आग के वो किस टाइप के हैं, उसमें क्या यूज किया जाता है, इसके लिए ये देखिए फिगर। ये ए टाइप का फायर है, इसमें ऑर्डिनरी कंबसन होता है जिसमें वुड, पेपर, क्लॉथ एक्सेट्रा आते हैं। जबकि बी टाइप में फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं, ज्वलनशील तरल पदार्थ होते हैं जिसमें ग्रीस, ऑयल, पेंट, सॉल्वेंट्स एक्सेट्रा ये सब आते हैं। जबकि ऑप्शन सी जो हमारा क्वेश्चन है उसमें लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आते हैं और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को पानी से नहीं बुझाया जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल पैनल, मोटर, वायरिंग एक्सेट्रा में अगर आग लग जाती है तो उसको पानी से बिल्कुल नहीं बुझाया जा सकता है। उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड या फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। ऑप्शन डी में कंबसन मेटल, वैसे मेटल जो कंबसन करते हैं, जलते हैं, जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये सारे, तो वो टाइप डी में आते हैं। जबकि टाइप के जो फायर होता है उसमें कमर्शियल कुकिंग इक्विपमेंट आते हैं जिसमें कुकिंग ऑयल्स, एनिमल्स फैट, वेजिटेबल्स ऑयल ये सारी चीज़ें आती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारा जो ऑप्शन सी है जिसमें और टाइप सी है उसमें पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, टॉप कॉपी संग्रहालय किस देश में स्थित है या किस देश में है। टॉप कॉपी म्यूजियम इज इन। ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी टर्की, ऑप्शन डी रूस। तो इसका सही जवाब आता है ऑप्शन सी तुर्की। ये तुर्की का एक ऐसा संग्रहालय है जो कि लगभग 1460 से लेके 1478 के बीच में कंस्ट्रक्शन हुआ था और ये ऑटोमन एम्पायर के जितने जो किंग्स हुए या सुल्तान हुए उनके लिए ये होम या कह सकते हैं कि उनके कोर्ट के रूप में काम करता था। और ये बनवाए थे सुल्तान महमूद सेकंड। और इसी राजा ने कॉन्स्टेंटिनोपल या जिसको हिंदी में कुस्तुनतुनिया बोलते हैं उसको कॉन्कर किया था। इस प्रकार से इसका सही जवाब सी है। जबकि ईरान का अगर फेमस म्यूजियम देखा जाए तो ये आपका नेशनल म्यूजियम ऑफ ईरान आता है जिसमें पर्शियन एम्पायर के सारे कलेक्शन मौजूद है। जबकि इराक का देखा जाए तो इराक म्यूजियम आता है जिसमें मेसोपोटामिया, अब्बासिड, पर्शियन यहाँ के कलेक्शन मौजूद है। और इसको 2003 में लूट लिया गया था जब इराक का पर इन्वेजन हुआ था। जबकि रूस की अगर बात किया जाए तो रूस में ढेर सारे ऐसे कुछ ओल्डेस्ट है और कुछ पुराने हैं, मगर उसका रूस का जो मेन नेशनल म्यूजियम है वो इसका फेमस है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, अस्मोलियन म्यूजियम कहाँ स्थित है। अस्मोलियन म्यूजियम इज सिचुएटेड इन। ऑप्शन ए एम्स्टर्डम, ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी लिचेस्टर यूनिवर्सिटी यूके, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। इसका सही जवाब आता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही अस्मोलियन म्यूजियम स्थित है और ये वर्ल्ड का सेकेंड यूनिवर्सिटी म्यूजियम है। जबकि अगर फर्स्ट की बात किया जाए तो फर्स्ट म्यूजियम में आता है कुंस्तु म्यूजियम बासेल। ये म्यूजियम बना था
यूनिवर्सिटी ऑफ बासेल में। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, फायर अलार्म सुनने के बाद संग्रहालय क्यूरेटर को क्या नहीं करना चाहिए? व्हाट ए म्यूजियम क्यूरेटर शुड नॉट डू ऑन हियरिंग फायर अलार्म? ऑप्शन ए, तुरंत अलार्म बजाना चाहिए, रेज द अलार्म इमीडिएटली। ऑप्शन बी, बिना आतंकित हुए लोगों को बाहर निकालना चाहिए, इवैक्यूएट पीपल विदाउट पैनिक। ऑप्शन सी, तुरंत प्रेस को खबर करना चाहिए, इन्फॉर्म प्रेस इमीडिएटली। ऑप्शन डी, आग को नियंत्रित करने और बुझाने का प्रयास करना चाहिए, ट्राई टू कंट्रोल एंड एक्सटिंग्विश फायर। इसका सही जवाब आता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, तुरंत प्रेस को खबर करना चाहिए, इन्फॉर्म प्रेस इमीडिएटली। ये जो काम है ये आग लगने पर बिल्कुल इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये सबसे लास्ट में का काम है। जैसे ही अलार्म बजता है वैसे में अलार्म बजाना चाहिए, जैसे ही पता चलता है कि कहीं पे आग लग गई है वैसे कंडीशन में बजाना चाहिए और वहाँ से जितना जल्दी हो सके लोगों को बाहर निकाल देना चाहिए बिना उसे पैनिक हुए। इससे अगर भी भगदड़ ना मचे और आसानी से लोग बाहर निकल सके और जो आग लगी है उसे नियंत्रित करने और उसे बुझाने का प्रयास करना चाहिए। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। यहाँ सूची 1 में ए सेगमेंटेशन, बी प्रमोशन, सी मार्केटिंग मिक्स, डी टारगेट मार्केटिंग। सूची 2 में पहला, अधिकतर अवसर उपलब्ध कराने वाला सेगमेंट दैट ऑफर्स द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन सेकंड नंबर, क्रेताओं के विशिष्ट समूह की पहचान करना, आइडेंटिफाइंग डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ बायर्स। ऑप्शन 3, क्रय व्यवहार को प्रलोभित करने के लिए प्रयुक्त मार्केटिंग कम्युनिकेशन का साधन, मीन्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन एम्प्लॉय टू इंड्यूस परचेज बिहेवियर। फोर्थ, परिवर्तों का विशिष्ट समूह जैसे बाजार में निवेदित उत्पाद। अगर सेगमेंटेशन की बात किया जाए तो ये खासकर वैसे व्यक्ति को पहचान करता है, वहाँ के वो खास उसी व्यक्ति के लिए बना हुआ है, जैसे कि मिडिल क्लास के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पे क्रेता के विशिष्ट समूह की पहचान की बात कर रहा है। जबकि प्रमोशन देखा जाए तो प्रमोशन में व्यक्ति को लुभाया जाता है कि हाँ आप इस चीज को खरीदिए और उसके लिए प्रमोशन बनता है। तो बी का 3। मार्केटिंग मिक्स, इसमें क्या है कि बाजार में कौन से प्रोडक्ट ऑफर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें है जो मार्केटिंग मिक्स में आता है। जबकि टारगेटिंग मिक्स जो होता है वो किसी खास व्यक्ति को टारगेट करता है कि हाँ इसी सेगमेंट को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसलिए 2 का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 ये आपका आ जाता है ऑप्शन सी में। इसलिए इसका सही जवाब आता है ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। सूची 1 में दिया गया है ए बेंजामिन ब्लूम, बी रॉबर्ट गाग्ने, सी जीन पियाजे, डी जीरोम ब्रूनर। सूची 2 में पहला, प्रज्ञान विकास सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दूसरा, अधिगम क्षेत्र वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग डोमेन्स। तीसरा, अधिगम की अवस्थाएं, कंडीशन ऑफ लर्निंग। डी फोर्थ, संरचनावादी सिद्धांत। तो बेंजामिन जो है वो अधिगम क्षेत्र वर्गीकरण की बातें करते हैं, उनका थ्योरी यहाँ पे है तो 1 का 2। जबकि रॉबर्ट गान्गे अधिगम की अवस्थाओं की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन 3। जीन पियाजे जो हैं वो प्रज्ञान विकास सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। जबकि जेरोम ब्रूनर जो संरचनावादी सिद्धांत की बात करते हैं। इस प्रकार से 1 का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 जो कि ऑप्शन डी में है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। सूची 1 में ए तोता रटन, रोट लर्निंग, बी शिक्षा शास्त्र, पेडागॉगी, सी एंड्रागोगी, डी संरचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। सूची 2 में पहला, ब्रॉड केंद्रित अधिगम रणनीति, लर्निंग स्ट्रेटजीज फोकस्ड ऑन एडल्ट्स। दूसरा, बार बार दोहराई से स्मरण करना, मेमोराइजेशन बाय रिपीटेशन। तीसरा, शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत अथवा सामाजिक रूप से ज्ञान की संरचना, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर पर्सनली और सोशली। चौथा, बच्चों को पढ़ाने की कला तथा विज्ञान। तो तोता रटन इसका मतलब है कि बार बार किसी चीज को बोल बोल के रटना। इस प्रकार से 1 का 2,
जबकि शिक्षा शास्त्र बच्चों को पढ़ाने की बात होती है तो बी का 4। एंड्रागोजी जो कि प्रौढ़ को बड़े को सिखाने की बात होती है तो सी का 1। और चौथा संरचनावाद, ये आपका तीसरा नंबर, जिसमें विद्यार्थी को या शिक्षार्थी को सामाजिक या एक व्यक्तिगत ज्ञान देना होता है, उसको बताना होता है। इस प्रकार से डी का 3। तो ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 आपका ऑप्शन बी में आता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में ए ज्ञान शास्त्र एपिस्टेमोलॉजी, बी शैक्षणिक अधिगम डिडैक्टिक लर्निंग, सी शिक्षा शास्त्र पेडागॉगी और डी खोज अधिगम डिस्कवरी लर्निंग। सूची 2 में पहला वर्तमान अधिगम इंक्रीमेंटल लर्निंग, सेकंड जांच पड़ताल आधारित अधिगम इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, तीसरा ज्ञान का सिद्धांत थ्योरी ऑफ नॉलेज, चौथा बच्चों को पढ़ाने की कला और विज्ञान। तो पहला की अगर ज्ञान शास्त्र की बात किया जाए तो पहला का 3 ज्ञान का सिद्धांत, तो ए का 3। शैक्षणिक अधिगम अगर डिडैक्टिक लर्निंग की बात किया जाए तो इसका आएगा वर्तमान अधिगम इंक्रीमेंटल लर्निंग, तो बी का 1। शिक्षा शास्त्र पेडागॉजी बच्चों को पढ़ाने का, तो इसका आएगा 4। और डिस्कवरी जांच पड़ताल किसी चीज़ को खोजबीन करते हैं, तो इस प्रकार से उसका 2। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 ये आपका ऑप्शन बी में है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में केमिकल्स के नाम दिए गए हैं, जबकि सूची 2 में उससे क्या क्या प्रिजर्वेशन या क्या क्या काम होते हैं उसकी बात की गई है। तो सूची 1 में ए फॉर्मेलिन, बी सेलुलोज एसीटेट, सी थाइमोल, डी सोडियम सेस्काई कार्बोनेट। जबकि सूची 2 में पहला फफूंदनाशक फंगिसाइड, दूसरा नमी सुरक्षण वेट प्रिजर्वेशन, 3 आसंजक एडहेसिव, 4 कांस्य दोष प्रचार का उपचार। तो डी का 4 सामने सामने दिख रहा है और डी का 4 हमें 2 जगह दिख रहा है, ए और डी में। दूसरा है थाइमोल का प्रयोग हम लोग फफूंदनाशक के लिए करते हैं, तो इस प्रकार से सी का 1। तो सी का 1 यहाँ पे दिया गया है। तो फॉर्मेलिन ए का 2 होगा, ये नमी को सोखता है। जबकि सेलुलोज एसीटेट एक एडहेसिव का काम करता है और सेलुलोज एसीटेट से हम लोग पेपर का लेमिनेशन करते हैं, लेमिनेशन ऑफ पेपर। तो इस प्रकार से ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। ऑप्शन डी 2, 3, 1, 4। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते। प्रश्न संख्या 21, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में ए आर एच रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जबकि बी यूवी लाइट्स, सी प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ लाइट, डी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ। सूची 2 में उसके मात्रक दिए गए हैं। ए नैनोमीटर, 2 लक्स, 3% या परसेंट, 4 माइक्रोवाट या ल्यूमेन। तो अगर आर की बात किया जाए तो आर जो है वो परसेंटेज में तो ए का 3। यूवी लाइट की अगर बात किया जाए तो ये माइक्रोवाट ल्यूमेन की में मेजर किया जाता है, तो बी का 4। प्रकाश की तीव्रता हम लोग लक्स में मेजर करते हैं, तो वो सी का 2। जबकि तरंग दैर्ध्य को हम लोग नैनोमीटर मेजर करते हैं, तो डी का 1। इस प्रकार से इसका सही जवाब आता है ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। ये हमें कहाँ पे देखने में मिलता है? ए का 3, बी में। तो ऑप्शन बी इस प्रकार से सही है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो यहाँ पर मापक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं और जबकि उससे क्या मापा जाता है उसका सूची 2 में विवरण दिया गया है। पहले में सूची 1 के ए साइक्रोमीटर,
बी फोटोमीटर, सी प्रोटीमीटर, डी थर्मोहाइग्रोग्राफी। जबकि सूची 2 में प्रकाश का मापक मेजरिंग लाइट, सेकेंड आरएच मापक मेजरिंग आरएच, थर्ड आरएचएम ताप का निरंतर मापक टू रिकॉर्ड कंटिन्यूअस आरएच एंड टेम्परेचर, फोर ठोस वस्तुओं का आरएच मापक टू मेजर आरएच ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट। साइक्रोमीटर से हम लोग को मेजर करते हैं ए का 2, जबकि फोटोमीटर जो है प्रकाश को मेजर किया जाता है लाइट को, तो ये आपका हो गया बी का 1। प्रोटीमीटर ठोस वस्तुओं में आरएच को मेजर करता है, तो सी का 4। जबकि थर्मोहाइग्रोग्राफी ये आरएच प्लस टेम्परेचर दोनों को एक साथ मेजर करता है, वो भी कंटिन्यू तरीके से, तो डी का 3। तो इस प्रकार से देखते हैं ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ये आपका ऑप्शन बी में है, इसलिए इसका सही जवाब आता है ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। सूची 1 टर्म दिया गया, जबकि सूची 2 में उस टर्म का मीनिंग बताया गया है। सूची 1 में ए डी एक्सेसनिंग, बी डिस्पोजल ऑफ कलेक्शन, सी एक्सेशन नंबर, डी कैटलॉग कार्ड। जबकि सूची 2 में प्रत्येक ऑब्जेक्ट के विषय में आधारभूत सूचना एक स्थान पर रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड्स ऑल द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द ईच ऑब्जेक्ट इन वन प्लेस। सेकेंड रिकॉर्ड से ऑब्जेक्ट को हटाना, रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉर्ड्स। थर्ड संग्रह में प्रत्येक ऑब्जेक्ट के कालानुक्रमिक प्रवेश को प्रदर्शित करता है, इंडिकेट्स द क्रोनोलॉजिकल एंट्री ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इनटू द कलेक्शन। 4 संग्रह से ऑब्जेक्ट को हटाना, रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रॉम द कलेक्शन। तो डी एक्सेशनिंग का टर्म होता है, एक्सेशनिंग का मतलब होता है अपने पंजी पे चढ़ाना, उस वस्तु को रिकॉर्ड में रखना, जबकि रिकॉर्ड से हटाने को डी एक्सेशन किया जाता है, इसलिए ए का 2। डिस्पोजल ऑफ कलेक्शन, जब किसी कलेक्शन को संग्रह से संग्रह और प्रदर्शनी से हटा दिया जाता है, तो वैसे वाले को हम लोग डिस्पोजल ऑफ कलेक्शन बोलते हैं। इस प्रकार 4 ए का 2। जबकि एक्सेशन नंबर किसी ऑब्जेक्ट का जब हम लोग नंबर चढ़ाते हैं, अपने पुस्तिका में रखते हैं, उस वस्तु का रिकॉर्ड रखते हैं, तो वो हमारा ऑप्शन 3 एक्सेशन का, ये तीसरा यहाँ पे आएगा। जबकि कैटलॉग कार्ड प्रत्येक ऑब्जेक्ट के विषय में आधारभूत सूचना एक ही स्थान पर रिकॉर्ड करता है, तो वो आप आता है कैटलॉग कार्ड। इस प्रकार से ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। 2 4 3 1, 2 4 1 3 1, ऑप्शन डी, इसलिए इसका सही जवाब आता है ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। सूची 1 का ए हैबिटेट केस, बी सिस्मेटिक एग्जिबिट्स, सी पीरियड रूम, डी थीमेटिक एग्जिबिट्स। सूची 2 में पहला संग्रह को क्रमबद्ध वर्गीकृत रूप में प्रदर्शित करना, शोइंग कलेक्शन इन सीक्वेंस और क्लासिफिकेशन। सेकेंड दूसरा पक्षियों पशुओं को उनके प्राकृतिक परिवेश में दिखाना, शोइंग बर्ड्स एनिमल्स इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। तीसरा कहानी आख्यान की प्रस्तुति, प्रेजेंट स्टोरी और नैरेटिव। चौथा काल स्थान विशेष के सदृश बनाने के लिए कक्ष विन्यास। तो हैबिटेट केस मतलब जहाँ पे कोई पशु पक्षी रहते हैं, निवास स्थान कह सकते हैं, तो वैसा दिखलाने की जो कोशिश होती है, तो उस प्रकार को हम लोग हैबिटेट केस बोलते हैं, इसलिए ए का 2। सिस्टमैटिक एग्जीबिशन, जब किसी वस्तु को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमैटिक रूप से रखते हैं, सीक्वेंस में रखते हैं, तो उसे हम लोग सिस्टमैटिक एग्जीबिशन कहते हैं। तो इस प्रकार से बी का 1। पीरियड रूम, जब हम लोग टाइम पीरियड, समय, यहाँ पीरियड का मतलब टाइम के आधार पर बताया गया, जब हम किसी खास टाइम का, जैसे कि अगर हम लोग प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड में लेते हैं, जहाँ पे मानव आदि मानव की तरह रहते थे गुफाओं में, पेड़ों पे, उस तरीके का अगर हम लोग एक प्लेस बनाते हैं, एक रूम सेटअप करते हैं, तो वैसे को पीरियड रूम बोलते हैं। तो सी का 4। और डी का थीमेटिक, जब किसी थीम पर, किसी कहानी, स्टोरी या नैरेटिव की बात की जाती है, उस प्रकार के एग्जीबिशन को हम लोग थीमेटिक एग्जिबिट्स बोलते हैं। तो इस प्रकार से 3। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। 2 1 4 3, 2 1 4 3 आपका ऑप्शन बी में है। इस प्रकार से इसका सही जवाब आता है ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 25, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पर क्लासिकल डांस के फॉर्म दिए गए हैं और जबकि उसका ओरिजिन किस प्लेस में काफ़ी फेमस है। तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु में ज़्यादा फेमस है, तो ए का 1, जबकि कथकली केरल में फेमस है, तो बी का 3। कालबेलिया ये आपका राजस्थान में फेमस है, तो सी का 4, जबकि गरबा गुजरात का ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। दुर्गा पूजा के नवरात्र के अवसर पर ये डांस फॉर्म किया जाता है। इस प्रकार से डी का 2। तो 1 1 3 4 2 1 3 4 2 ऑप्शन डी, इस प्रकार से इसका सही जवाब आता है ऑप्शन डी। चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। सभी को धन्यवाद। आप सभी यहाँ तक वीडियो देखे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव विचार को कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को और इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।